नामा जो आपके उस सवाल का जवाब देगा जो बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह से जुड़ा है। वो अमित शाह जिनके हाथ में 3 साल पहले बीजेपी की बागडोर सौंपी गई थी। अमित शाह के हर पहलू से आपको रूबरू कराएंगे। उससे पहले आपको दिखाते हैं सांसद बनने के बाद दिल्ली में उनका किस तरह से स्वागत किया गया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद जब दिल्ली पहुंचे तो कुछ इस अंदाज में उनका भव्य स्वागत एयरपोर्ट पर किया गया। तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में जिस तरह से एयरपोर्ट पर पहुंचे और तमाम कार्यकर्ता यहां पर अमित शाह की अगवानी करने के लिए मौजूद थे। और आपको बताएं कि मोदी सरकार के मंत्री भी इस बीच मौजूद थे। तमाम बड़े नेता बड़ी संख्या में मौजूद थे, कार्यकर्ता मौजूद थे और ढोल नगाड़ों के इस शोर में अमित शाह का जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि अमित शाह राज्यसभा चुनाव जीतकर पहली बार संसद पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह राज्यसभा का सदस्य बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे। आप देख सकते हैं ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया जा रहा है। कई सारे बीजेपी के बड़े नेता, पदाधिकारी, केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं और तमाम नेता, अनंत कुमार की बात करें, पीयूष गोयल की बात करें, रविशंकर प्रसाद की बात करें, जेपी नड्डा की बात करें, कई सारे केंद्रीय मंत्री यहां पर आए हुए हैं और कई सारे बीजेपी के बड़े पदाधिकारी, बड़े नेता, कई सारे कार्यकर्ता यहाँ पर आए उनके स्वागत के लिए। एक बड़ा मौका है, पहली बार इस तरह से स्वागत किया जा रहा अमित शाह का। आज तक कभी भी इस तरह का स्वागत अमित शाह का नहीं किया गया। हालांकि दिल्ली कई बार आते रहे पहले भी, लेकिन अमित शाह का ऐसा स्वागत कभी नहीं हुआ। ये पहली बार ही है जब अमित शाह का स्वागत इस तरीके से दिल्ली के विमानतल पर किया जा रहा है। कैमरामैन पिंकी के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो जान रहे हैं आप सभी कि 3 साल बाद अमित शाह सांसद बने हैं और अब वो बीजेपी की दिल्ली वाली सक्रिय राजनीति में भूमिका निभाएंगे। वैसे शाह ये सब पिछले 3 सालों से कर रहे हैं, लेकिन अब वो बतौर राज्यसभा सांसद अपनी भूमिका निभाना शुरू करेंगे। ये तस्वीरें रात करीब 11 बजे की हैं। गुजरात में राज्यसभा चुनाव को लेकर जब सेकंड डेवलपमेंट चल रहा था, देखिए तब अमित शाह कहां बैठे थे। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ इत्मीनान से काउंटिंग सेंटर में पूरी पार्टी उनकी बिसात पर शहमात खेल रही थी। संगठन चुनाव आयोग में कांग्रेस से जूझ रहा था और कमोवेश कांग्रेस ने ये मान लिया था कि अहमद पटेल अमित शाह के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। अगर कांग्रेस के 2 विधायकों के वोट रद्द नहीं होते तो परिणाम क्या होता, ये सबको पता है। लेकिन कहते हैं यही अमित शाह की शाह नीति है, जिसका एक ही मूल मंत्र है, जीत। परिणाम की परवाह किए बिना अपना पूरा दम लगा देना, शाम दाम दंड भेद, जो करना पड़े जीत के लिए किया जाए। अमित शाह दिल्ली की राजनीति में पिछले 3 साल से सक्रिय हैं और वो जल्द ही राज्यसभा में सांसद के तौर पर बैठे हुए दिखाई देंगे। लेकिन आज से ठीक 3 साल पहले जब अमित शाह ने बीजेपी की बागडोर संभाली थी तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अमित शाह और मोदी की जोड़ी इस तरह से काम करेगी कि उनका कांग्रेस मुक्त भारत का नारा साकार होता हुआ दिखाई देने लगेगा। और इसके साथ ही यूपी और बिहार सहित तमाम देश भर के क्षत्रपों को अपना अस्तित्व भी संकट में आता हुआ दिखाई देने लगेगा। सवाल ये है कि सिर्फ 3 सालों में ये हुआ कैसे। शाह की रणनीति को एक एक कर समझें, उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। अमित शाह अपने कमरे में बैठे हैं, उनके पीछे 2 लोगों की तस्वीरें लगी हैं। पहली तस्वीर चाणक्य की, दूसरी वीर सावरकर की। हिंदुस्तान के इन दोनों विभूतियों को अमित शाह ने अपने सियासी सफर में अपना नायक माना। एक की कूटनीति और दूसरे के राष्ट्रवाद की थ्योरी को अपना हथियार बनाया और ताबड़तोड़ किला फतेह करना शुरू कर दिया। वो सब मुमकिन कर दिखाया जो भारतीय राजनीति में 3 साल पहले नामुमकिन जैसा लगता था। मतलब यूपी में 2 दशक से पावर से दूर बीजेपी को दोबारा सत्ता दिलवा दी। अखिलेश, मायावती जैसे बड़े छत्रपों को पार घाट लगा दिया। बिहार में लालू नीतीश की महागांठ खुलवा दी।
त्रिपुरा जैसे धुरवामपंथी राज्य में बीजेपी की नींव डाल दी। पूर्वोत्तर में जहां खाता खोलना कभी बीजेपी का सपना होता था, वहां 3 राज्यों में सरकार बना ली। शिवसेना जैसे उग्र सहयोगी को काबू में रखा। विपक्ष को जागने, सोचने का मौका मिले उससे पहले रातों रात गोवा, मणिपुर में सरकार बना डाली। और इन सबसे बड़ी बात की पार्टी के विशालकाय होते जा रहे बहुमत को काबू में रखा। शाह की कार्यशैली को करीब से देखने वाले लोग कहते हैं कि उन्होंने चाणक्य के बारे में तो सिर्फ पढ़ा है, लेकिन शाह नीति के तौर पर चाणक्य को कहीं न कहीं महसूस किया। और मैं कह सकता हूं कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आज भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। अमित शाह गुजरात के चाणक्य है। अभी वो अपनी जो चाणक्य नीति है, इसका इस्तेमाल पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रचार और प्रसार के लिए कर रहे हैं। सरकार ने 3 साल पूरे किए तो सरकार अपनी उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाना चाहती थी, तो सरकार की तरफ से नारा आया 3 साल बेमिसाल। जी हां, इस नारे को हैशटैग के साथ लोगों तक पहुंचाया गया। विपक्ष ने वार भी किया, कहा 3 साल गोलमाल। जी हां, आप ये सोच के हैरत होंगे कि इस नारे के पीछे कौन था, आखिर वो कौन सा चाणक्य था, जो कौन सा सारथी था जो मोदी के रथ को लेकर आगे बढ़ रहा था। वो सारथी थे अमित शाह। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की शानदार जीत और गोवा, मणिपुर में शानदार कूटनीति के बाद मीडिया रिपोर्ट में छपी हेडलाइन में तो यहां तक कहा गया कि भारतीय जगरनॉट पार्टी, यानी कि ऐसी पार्टी जो किसी भी चुनौती से हमेशा लड़ने को तैयार है। जगरनॉट अंग्रेजी का शब्द है जिसका अर्थ है एक विशाल और बेहद निर्मम ताकत, जो अपने रास्ते में पड़ने वाली हर बाधा को कुचल देती है, फतेह पाकर ही दम देती है। शाह की अगुवाई में बीजेपी के लिए ऐसा होता दिख रहा है। अब सवाल ये है कि शाह के पास ये जगरनॉट वाली ताकत कहां से आई, उस संगठन के पास कहां से आई जो 3 साल पहले तक तितर बितर था। मोदी की जीत के ठीक बाद जब शाह की भूमिका की बातें सामने आई तो कई राजनीतिक पंडितों ने ये सोचा कि अमित शाह पीएमओ या किसी दूसरे मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर काम कर सकते हैं, लेकिन मोदी को ये पता था कि ऐसा होने पर सत्ता के 2 केंद्र हो जाएंगे। बहुत कुछ उसी तरह जैसा यूपीए 2 के समय 10 जनपद और 7 RCR को लेकर होता था। लिहाजा तमाम अटकलों को खारिज करते हुए राजनाथ को मंत्रिपरिषद में जगह दी गई और अमित शाह के हाथ में पार्टी सौंप दी गई। तब शाह के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि लोकसभा चुनाव के उस मोदी लहर को कैसे बनाए बचाए रखा जाए, क्योंकि तूफान की सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि वो गुजर जाता है। विजयश्री के बाद देशवासियों को मेरे भाव व्यक्त करने का आपने अवसर दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। फिर एक बार अमित शाह उनकी टीम को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन। ये तस्वीरें अगस्त 2014 की थीं, जब अमित भाई शाह ने बीजेपी की कमान संभाली। तब सामने चुनौतियां कई थीं, जिसमें से कुछ बहुत बड़ी और कुछ नामुमकिन जैसी भी थीं, जैसे जम्मू कश्मीर में सरकार बनाना, पीडीपी को एनडीए फोल्ड में लाना, बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और संगठन के तौर पर खड़ा करने का लक्ष्य हासिल करना, और सत्ता मिल जाने के बाद भी बार बार उस जीत को दोहराना जो मोदी लहर में मिली थी। लेकिन शाह ने पूरी पार्टी और संगठन को ऐसे खड़ा किया कि हर नामुमकिन मुमकिन होता दिखने लगा। सवाल ये उठता है कि आखिरकार अमित शाह ने ऐसा क्या किया जो इसके पहले भारत की राजनीति में कम देखा गया। साथ ही सवाल ये भी उठता है कि अमित शाह ने आखिर ऐसा क्यों किया। जी हाँ, हर दिन 541 किलोमीटर की यात्रा, अगर आप इसे 365 यानी साल के पूरे दिन से गुना कर दें तो ये यात्रा 5,60,000 किलोमीटर की हो जाती है। और अगर आपको धरती का पूरा चक्कर लगाना है तो एक चक्कर के लिए आपको 40,232 किलोमीटर की यात्रा करनी होती है। ऐसे में अगर आप 40,232 किलोमीटर को 5,60,000 से भाग दें तो जो शेष निकलता है उसका नंबर है करीब 14। इसके मुताबिक पिछले 3 सालों में अमित शाह ने हिंदुस्तान में हर एक साल उतनी ही यात्रा की जितने में धरती का चक्कर 14 बार लगाया जा सकता है। यानी अपने अब तक के कार्यकाल 3 साल में अमित शाह की भारत यात्रा 42 बार धरती के चक्कर लगाने जितनी है।
पार्टी अध्यक्ष के तौर पर आजादी के बाद पहली बार ऐसा किसने किया होगा जैसा बतौर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने किया। न सिर्फ रोजाना 541 किलोमीटर की यात्रा की, बल्कि देश के 680 जिलों में से 315 में व्यक्तिगत तौर पर पहुंचे। 300 रातें उन्होंने दिल्ली से बाहर गुजारी हैं। वर्कोहॉलिक, वो इतना काम करते हैं कि शायद वो कभी कभी तो वो बिहार के या उत्तर प्रदेश के इंटीरियर्स में जब वो जाते थे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को अगर उनसे बात करनी थी तो कभी कभी वो कॉन्टेक्टेबल भी नहीं थे, क्योंकि उनका फोन ऐसे कवरेज क्षेत्र के बाहर था। ऐसी जगह पे वो घूमते रहते थे। अमित शाह ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, उन्होंने बंद कमरों में बैठकों की परंपरा खत्म कर दी। इसके अलावा पार्टी के हर कार्यकर्ता की सही पहचान कर उसे सही इस्तेमाल की नींव डाली। गेस्ट हाउस, होटलों और सर्किट हाउस में ठहरने की परंपरा को बंद करवाया। शाह के राज में रात्रि विश्राम भी नेताओं को पार्टी कार्यकर्ताओं के घर पर करने को बोला गया। भोजन भी पार्टी कार्यकर्ता के घर पर करने की एक नई परंपरा की शुरुआत की गई। ये ऐसे हथियार थे जिसकी बातें तो सभी पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व करता है, लेकिन अमित शाह ने इसे सचमुच में करके दिखा दिया। उनके प्रयास का ही ये परिणाम है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कामाख्या तक केसरिया ही केसरिया है। आज उन्हीं का ये जो उनको अलग बनाता है, 11 सदस्यों वाली पार्टी 11 करोड़ सदस्यों वाली पार्टी हो गई है। ये क्रेडिट अमित भाई को जाता है। 2017 में यूपी विधानसभा में जो कमल खिला उसमें मुख्य रणनीतिकार अमित शाह थे। जी हां, जब माया और अखिलेश सोच ही रहे थे कि चुनावी मैदान में कूदे, उस समय अमित शाह इस रेस में आगे निकल गए। तो वो बिल्कुल नया चेहरा लेकर आए। जी हां, फूलपुर से सांसद केशव प्रसाद मौर्य को आगे किया और ये इतनी बड़ी रणनीति थी जिससे पिछड़ों का भी वोट भाजपा को पहली बार उत्तर प्रदेश में मिला। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि शुरुआत भी पहले की, नाम भी पहले आगे किया और उस चेहरे को आगे किया अमित शाह ने, जिसके कारण वो जीत के हीरो बने।